इधर कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? O2 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हम लोग यही पढ़ रहे थे। तो आधा ही हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था ये, है ना, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच कैसे डिफ्यूजन होता है, कौन कौन सी मेम्ब्रेन के बीच में डिफ्यूजन होता है, समझ में आ गया। मेम्ब्रेन कौन कौन सी थी ये मैंने बताया था। उसके बाद हमने देखा था सिस्टेमिक कैपिलरी और टिश्यूज के बीच में कैसे हुआ था, ये भी बताया था। और पूरा डायग्राम लंग्स और बीच में आपका हार्ट और टिश्यूज के बीच में कैसे कहाँ का क्या पार्शियल प्रेशर होता है, ये चीज जरूर याद रखना। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि आपकी एल्विलाई का O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था या फिर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था, यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? तो आज हम लोग कहाँ तक थे, कहाँ तक पढ़े थे? लास्ट टॉपिक बताओ। अच्छा हाँ, हीमोग्लोबिन। तो जैसा कि पता है कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड, ऑक्सीजन पूरा कंप्लीटली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होता है, ब्लड के थ्रू तो होता है, लेकिन उसके प्लाज्मा में भी कुछ डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और कुछ उसके हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ बाइंड होकर। इतनी बात समझ में आई? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कितनी सब यूनिट? 4 सब यूनिट, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो ये समझो कि एक बार में वन टाइम में केवल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि एक इसकी मान लो ये बीच में इसका आयरन है, तो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होता है? आयरन के साथ। हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 97%। 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ बाइंडिंग करता है। किसके साथ? Fe। समझ में आया? इसके बाद हम जब O2 देखें, CO2 देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो किसके साथ बाइंड करेगा? ग्लोबिन के साथ। ग्लोबुलर जो प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करेगा। ये दोनों कंफ्यूजन है ना, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इतना समझ में आया? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे मेल्स और फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का रेशियो अलग अलग होता है। मेल की कंपैरिजन में फीमेल्स में कम होता है ब्लड, इसी तरह हीमोग्लोबिन की भी कंसेंट्रेशन कम होती है। जो फीमेल्स होती है उनमें लगभग मतलब इसी के बीच में देखा गया है, 9 से 12 के बीच में आता है। 9 से 12 के बीच में ही रहता है, 13 भी हो जाता है, ठीक है, 9 से 12 के बीच। और जो मेल्स होते हैं इसमें 12 से 16 के बीच में देखा गया, उनका हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 12 से 16 के बीच में। तो अगर एक हेल्दी ह्यूमन लिया जाए, अगर स्वस्थ, क्योंकि जो बीमार रहेगा उसका पता लगे ब्लड कम क्या कम, अगर हेल्थी ह्यूमन की बात की जाए, हेल्थी ह्यूमन, तो इसमें देखा जाएगा एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कितना देखा जाएगा? 15 ग्राम। 15 ग्राम HB मीन्स हीमोग्लोबिन। अगर 100 ml लिया जाए किसी मनुष्य का ब्लड, तो उसमें कितना निकलेगा? 15। ये मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है, बाकी जिसका अलग अलग होगा उसका अलग अलग रेशियो निकलेगा ये। और मतलब बीच में किसके रहता है? जैसे 12 से 16 के बीच। जैसे फीमेल्स है उनमें भी 12 होना ही चाहिए, 12 11 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 10 हुआ 9 हुआ तो ठीक नहीं है। समझ में आया? स्वस्थ नहीं रहेगी फिर अगर इतना 15। और अगर 1 ग्राम HB देखा जाए,
कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। जो 1 ग्राम एचबी है, हीमोग्लोबिन है, वो कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 1.34। कितना? 1.34, इतना ही कैरी कर सकता। कौन? एचबी। तो अब 100 ml में निकाल लो कितना होगा। 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना आएगा? हाँ, तो डोनेट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। अत्यधिक बीमारी नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर दिक्कत है। इतना नहीं होना चाहिए। 16, 17, ज्यादा से ज्यादा 18 तक चला जाए, इससे ज्यादा। हाँ, देखो जहां ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो बॉडी में वो सेल्स बहुत, किसी किसी में बहुत फास्टली वर्क करती है और ब्लड का प्रोडक्शन ज्यादा करती है। जैसे बहुत देखा होगा, एकदम दुबले पतले लोग रहते हैं ना, उनमें कितना ज्यादा ब्लड उनमें ज्यादा, और जो हेल्थी रहेंगे पता लगेगा। जैसे मुझे खुद ही 8 पॉइंट कुछ ब्लड था। 8 पॉइंट, सोचो, देखने में अच्छे खासे रहो। 14 पॉइंट, अच्छा। ब्लड में आप जो देखो, जो ब्लड सेल्स होती हैं, मतलब जो, जैसे ब्लड हुआ तो कैंसर कैसे होता है? जब सेल्स डिवाइड करेंगे ज्यादा, हाँ, सेल डिवीजन। तो जो हमारी ब्लड, जैसे बोन मैरो में स्टेम सेल्स, वहां फॉर्मेशन होता है ब्लड का, बोन मैरो के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि सेल्स ब्लड का फॉर्मेशन करेंगे तो ज्यादा डिवाइड होंगी, ब्लड ज्यादा बनेगा, तो अब इसलिए बीमारी हो जाएगी। इतना समझ में आया? कितना आएगा? 20, इतना 20 आएगा। आ जाओ तुम भी तो उधर बातें करते हो। नहीं, सबसे ज्यादा तुम ही बातें करते हो। इधर, हाँ, जिसको दिक्कत हो आ जाओ, इधर आ जाओ, इस सब आप मिला के इधर आ जाओ। इधर कितना O2 आया? 20 ml। 20 ml ऑक्सीजन ही कैरी कर सकता 100 ml में। इतना याद, मतलब समझ में आ गया? ये क्या है? मतलब 1 ग्राम एचबी क्या कर सकता है? 1.34 ml ऑक्सीजन है। मतलब कि एक जो हीमोग्लोबिन, ये जो एक हीमोग्लोबिन है, वो कितना ले जा सकता है? 1.34 ml, इतना ले सकते। तो हम 100 के अंदर देखेंगे, 100 के अंदर देखेंगे कितना, तो 20 ml। नोट कर लो, ये सब तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट्स हैं, ये समझो। इधर आप लोग समझ में आया? जहां ना समझ में आया पूछ लें। ये देखो फिर,
आ जाओ तुम, एक सीट छोड़ के दूसरी उधर बैठ जाओ। अच्छा, उसी पे दूसरे पे बैठ जाओ, और आवाज नहीं आनी चाहिए। जिसकी आवाज आई फिर हम इन्हीं 3 चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे। हाँ, जिसकी हमको सुनाई दी आवाज, आगे से पीछे तक किसी से नहीं, और फिर वो पूरे टाइम खड़ा रहेगा। इरेज कर दे। अब हम कर्व के माध्यम से समझाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का कैरी कैसे, हीमोग्लोबिन कैसे कैरी करता है, एक कर्व के माध्यम से। किससे देखेंगे? कर्व के। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। ये था, अगर जैसे 4 सब यूनिट थी ना, 4 सब यूनिट थी, तो ये हुआ आपका परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ H विथ O2। रुको, विथ Hb कैसे, मतलब सैचुरेशन होता है O2 का इसके साथ, और यहाँ पार्शियल प्रेशर देखेंगे PO2। कितनी बात समझ में आई? रुक जाए थोड़ा। ये अब समझ में आया? तो पहले हम, जब एक सब यूनिट ने एक ऑक्सीजन लिया, एक सब यूनिट ने एक ऑक्सीजन लिया, तो कितने परसेंट होगा सैचुरेशन? यहां तक एक सब यूनिट ने लिया तो कितना होगा? 25%। ये अभी फॉर्मूला के थ्रू निकलता है, ये भी बताएंगे। 25%। अरे 4 है तो उसका वैसे भी करोगे तो वैसे भी आ जाए, लेकिन ग्राफ के माध्यम से समझो। इसके बाद जब दूसरे मॉलिक्यूल्स ने कैरी किया तब कितना होगा? 50%। जब तीसरे ने किया 75%, और उसके बाद 100%। लेकिन ये 100% पूरा नहीं होता, 97 98 तक ही रहता है। इतना समझ में आया? तो एक फॉर्मूला है इसमें, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ O2 बराबर इसी का फॉर्मूला। तो क्या होगा आपका? नंबर ऑफ ये फॉर्मूला क्या कहता है? O2 अटैच्ड विथ Hb।
इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ O2 अटैच्ड विथ हीमोग्लोबिन। इतना सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला हो सकता है इसके थ्रू फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, कौन सा सही होगा टिक करने वाला है ना आपके, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ O2 अटैच्ड विथ हीमोग्लोबिन कितना होगा? जैसे पहली बार तो 1 होगा ना, इसका नंबर 1 होगा अगर पहली बार किया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन O2 अटैच्ड विथ, मतलब कि 4 सब यूनिट है तो टोटल कितना होगा? 4 होगा इंटू 100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना समझ में आया हो? इधर समझ में आया कैसे आया? 1 कैसे आया? नंबर ऑफ O2 अटैच, मतलब पहले इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, फिर इसका, मतलब एक एक निकालेंगे। जब पहला मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो उसका कितना आएगा? कितना आएगा? 25% आएगा ना, कर लो मल्टीप्लाई। समझ में आया इतना? अब दूसरे का देखेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। जब मान लो पहले इसमें ऐड था तो हमने एक का निकाला, अब 2 पर ऐड हो गया तो अब हम 2 का निकालेंगे। तो O2 कितने अटैच हो गए? 2। इसका नंबर तो सेम रहेगा, टोटल 4 ही है, इंटू 100 कितना आएगा? 50%। समझ में आया? बाकी मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद हम तीसरे का देखते हैं, 75%। उसके बाद जब टोटल चारों में अटैच हो गए तब उसका कैसे होगा? बराबर 100% आ गया। ये फार्मूला आपको याद रखना, ये कैसे निकला ये चीज याद रखना। मान लो आपके क्वेश्चन में घुमा घुमा के बीच वाला पूछ ले इसका कितना होगा, तो आप कैलकुलेशन करके उसका आंसर कर सकते हैं। दूसरा बताए हो गया। अब एक बात आती एसोसिएशन डिसोसिएशन। जब Hb के साथ आपका ऑक्सीजन बाइंड होता है तो क्या होता है? एसोसिएशन मतलब जब ऑक्सीजन बाइंड होता है, बॉडी के प्रत्येक टिश्यूज में जाने के लिए बाइंड होता है, उसको एसोसिएशन। तब उसका कर्व कैसे होता है? और डिसोसिएशन मतलब कि जब सभी सेल्स को मतलब जैसे किसी ने लोड किया गाड़ी पे और फिर उसको क्या कहेंगे? एसोसिएशन। जब उतारने लगेगा तो उसे डिसोसिएशन कहेंगे। वही हम कर्व के उससे हेल्प से देखेंगे। इधर कर देते हैं।
ये एसोसिएशन, हाँ सेम है। तो ये ऑक्सीजन ले जा रहा है, लेकिन इसे इसमें एसोसिएशन थोड़ी दिखाएगा। अब इसमें एसोसिएशन दिखाया जाएगा। कैसे एसोसिएशन होता है ये देखो पहले। ये किसका है? एसोसिएशन का। जब ऑक्सीजन को एसोसिएट करता है तब कैसे होता है? ये ग्राफ बना के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ग्राफ बना दिया और एग्जाम में पूछ लिया ये एसोसिएशन है या फिर डिसोसिएशन। अगर ऊपर, अरे भाई ऊपर रखा है एसोसिएट कर रहा है, ये कौन सी साइड रहेगी? ये लेफ्ट साइड और ये राइट, मतलब जो हमारे राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। जब ऑक्सीजन हमारे राइट साइड, इस साइड रहे, लेफ्ट साइड, इतना समझ में आया? इधर लिख लो परसेंटेज। इसके बाद जब ये कंडीशन आती है तो इसमें क्या रहता है? पार्शियल प्रेशर O2 का इंक्रीज करता है। अब भाई O2 लेके जा रहा, ऑक्सीजन लेके जा रहा तो इंक्रीज करेगा, और PCO2 डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर भी डिक्रीज। ये चीज जरूर याद रखना। जब एसोसिएशन हो रहा तो आपका PO2 इंक्रीज करेगा, TCO2 डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ये बात हुई एसोसिएशन की। इतना समझ गया? किस साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ये कर्व दे देंगे और इसमें कुछ कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, बस ये कर्व देंगे और पूछेंगे एसोसिएशन हो रहा या फिर डिसोसिएशन हो रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब इसके बाद डिसोसिएशन का देख लो। डिसोसिएशन में क्या होगा? बस ये कौन सी साइड है? राइट साइड। हाँ, इसमें क्या होगा? PO2 डिक्रीज होगा, कम होगा ऑक्सीजन। मतलब जब ये छोड़ रहा है, मतलब दे रहा प्रत्येक सेल को, तो PO2 कम होगा, PCO2 इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर टेम्परेचर होगा इसमें इंक्रीज। ये कौन सा है? डिसोसिएशन वाला। इतना समझ में आया सबको? बस ये आपको याद रखना है, किस में इंक्रीज होता है, किस में डिक्रीज। बस इसके अपोजिट वो रहेगा, एक याद कर लो, उसके अपोजिट वो रहेगा बस। अब इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है।
हो गया, इरेज कर दें। इसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में लेके आएगा। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, टिश्यू से स्टार्ट होगा ना, ये उल्टा भाई। ऑक्सीजन वाला कहां से स्टार्ट होता था, एल्वेलाई से और ब्लड कैपिलरी से, और ये कहां से स्टार्ट होगा, टिश्यू से। ये याद रखना। ये भी दो तरह से होगा ट्रांसपोर्ट। एक तो आपके प्लाज्मा में घुलकर, इन प्लाज्मा 7%, कितने परसेंट, 7%। और ये 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा बाउंड विथ HB, हीमोग्लोबिन के साथ, कितने परसेंट, 20 से 25%। और एक होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, सबसे ज्यादा उसके साथ होता है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म, इसमें कितना रहता है, 70%। ये रेशियो आप याद रखना। पहले तो वो जो प्लाज्मा है लिक्विड, वैरी कर सकता है थोड़ा बहुत, हाँ 7% इसमें रहेगा। ये भी थोड़ा सा वैरी करता है, 23, हाँ 23 भी हो सकता है। हाँ किसी किसी बुक में 23 भी दिया गया है, मतलब अलग अलग रेशियो, लेकिन इसके बीच में हम मानते हैं। और वो 70%। इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे कि जो सिस्टेमिक कैपिलरीज होती है और टिश्यू, उसके बीच में कैसे होता है। ये आपका मान लो कि ये टिश्यू है, ये क्या है आपका, टिश्यू। ये सिस्टेमिक कैपिलरीज, ये टिश्यू हो गया, और ये क्या हो रहा है, कपड़े बच गए वहां। सिस्टेमिक कैपिलरी जो ऑक्सीजन लेके आई थी, इसने ऑक्सीजन इसको दे दिया टिश्यूज को, और फिर उसके बदले में क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कहेंगे ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हाँ
तो ये इसको CO2 देगा। अगर ऑक्सीजन देंगे तभी देंगे, शर्त पहले लगा लेता है तो फिर क्या करता है, पहले ऑक्सीजन दे देता है तब CO2 लेता है। ये टिश्यूज है। पहले प्लाज्मा में कितने % गया, 7% चला गया प्लाज्मा के साथ बाइंड घुलकर। और उसके बाद किसके साथ, किसके साथ उसके हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा ना। किसके साथ बाइंड करेगा, HB। क्या बनेगा, यही बनता है। हाँ, इसको क्या कहेंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसका नाम है, ये जो इससे बाइंड करके ये जो बना है प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। उसके बाद किसके साथ रिएक्शन करता है, मतलब किसके साथ बाइंड होता है, O2 के साथ, H2O जल के साथ। क्या बनाएगा, HCO3, ये HCO3 बनाएगा। और फिर ये फिर से करेगा, H2CO3 बनाएगा। अब इसके बाद H अलग हो जाएगा, H+, क्या बचेगा, HCO। अब तो हुआ, अब हुआ ना, H अलग हो गया, ये रिवर्स चलती है। यही है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%। यही चीज एग्जाम में पूछी भी जाती है कि जो सबसे ज्यादा किसके साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होता है, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 सबसे ज्यादा 70%। इतना समझ में आया। यहां से जाने के बाद कहां जाएगा, ये ले जाके किसको देगा, यहां से ले जाके ये पल्मोनरी आर्टरी को देगा, पल्मोनरी आर्टरी को देगा। और फिर वो आर्टरी किसको देगी, एल्विलाई को, उसके साथ होगा डिफ्यूजन। अभी कल भी इसी की क्लास चलेगी ना, एक तो बीच में छूट गई, तो अभी कल भी चलेगा, नहीं तो कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता। अभी 4 दिन हुए, 5 दिन की थी क्लास। 5 नहीं हुए, 5 कहाँ हुए, आज है ना, तो 5 है टोटल, तो कल भी चलेगा। हाँ,
इसके बाद लास्ट एक टॉपिक बचा है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद हाँ डिसऑर्डर है, तो ये कल के लिए रखते हैं ये दोनों टॉपिक। आज इसी को पूरा फिर से रिवाइज करते हैं, नहीं तो फिर कल क्या होगा। कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनिमल किंगडम से, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और सब लोग अपनी अपनी कॉपियां प्लीज बंद कर दो। कैसे? नहीं ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ाते चले जाओ तुम लोग कुछ पढ़ोगे नहीं। किससे? कौन से टेस्ट? मतलब नेक्स्ट? अरे ये तो सबसे इजी है, मतलब ये वाला एनिमल किंगडम, इसमें क्या दिक्कत है? एक टॉपिक लास्ट का छोटा सा बचा कल के लिए, बस रेगुलेशन देखना है। क्या चलने दो अभी, अरे अभी आधा घंटा बचा है। चलो पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स बताओ, कौन बताएगा? पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर, उसका क्या स्पेशल कैरेक्टर था? क्योंकि हम चीजों को बार बार रिवाइज करते रहते हैं ना बीच बीच में, इसीलिए पूछते रहते हैं कि वो चीजें तुमको याद हो जाए। बताओ बताओगी? पोरीफेरा मतलब क्या होगा? पोरीफेरा क्यों रखा गया उसका नाम? कैसे एनिमल्स होते थे? उनका स्केलेटन किसका बना हुआ होता था? और फिर उसका कुछ स्पेशल फीचर था जिसे वो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन करता था। हाँ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और सेक्सुअल स्टेज कौन सी थी? देखो दो स्टेजेस थी ना इसमें, इधर क्या हो गया? अच्छा ये सिलेंट्रेटा की बात हो रही। हाँ यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते, वो तो सिलेंट्रेटा का है। पोरीफेरा पूछ रहे हैं हम। एग्जाम्पल बताओ कोई पोरीफेरा का। साइकन, इसको स्काइफा भी कहते हैं। और कोई? स्पॉन्जिला को क्या कहते हैं? कॉमन नेम होगा ना उसको कुछ, बाथ स्पंज। साफ रहता है, उससे नहा भी सकते हैं ना, मतलब जैसे नॉर्मली लोग स्पंज यूज करते हैं ना वैसा। और बताओ कुछ, जर्म लेयर कैसी होती है और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, इंट्रासेलुलर। इसकी कुछ सेल्स होती है ना, स्पेसिफिक सेल्स का नाम कुछ था, कौन सी सेल थी जिसकी बॉडी में अंदर सिलिएटेड कुछ सेल्स पाई जाती थी ना? इसकी जो बॉडी थी ऐसे, बताओ कौन सी सेल थी? पोरीफेरा के अंदर जो सेल्स पाई जाती थी जिनमें इंट्रासेलुलर वो डाइजेशन करता था जिनकी हेल्प से, वो कौन सी सेल थी? उनका क्या नाम था?
कौन सी सेल थी? और ये जो बीच में कैविटी है, कौन सी कैविटी थी? किसके थ्रू पानी बाहर जाता था, किसके थ्रू आता था? नाम सब भूल गए? कितना इजी है इसका, बताओ भाई। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। अरे देख के ही बता दो, बताओ इधर। है स्पॉन्जोसील कैविटी, किसके थ्रू पानी आएगा अंदर? आज हम एनिमल किंगडम के क्वेश्चन कुछ भेजेंगे ग्रुप पर तुम लोगों को, कुछ क्वेश्चन, और तुम लोग सॉल्व करके कल कॉपी हमको दिखाना, और उसमें से याद भी करना है, सारे क्वेश्चंस याद करके आना। क्या चीज? ग्रुप में नहीं ऐड हो तुम? फोन ही नहीं है? पापा मम्मी किसी का नहीं? पापा के पास ले लो, फोन के बिना काम नहीं चलेगा। हम दिलवा दें, हम दे दें। पढ़ाई वढ़ाई करो, मोदी योगी देंगे ना मोबाइल, सही वाला ले। समझ में आया? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेमिकॉर्डेटा के वो बताओ। चलो भाई, किसी को पीछे का याद ही नहीं। क्वेश्चन नोट करो, एमसीक्यू क्वेश्चन नोट करो। जहां भी नोट करो, एग्जाम टाइम देख लो खोल कर। कौन कौन नहीं ऐड? क्यों नहीं ऐड? क्यों नहीं ऐड भैया? भाई किसको नहीं ऐड होना? हमें कोई दिक्कत नहीं, मत ऐड हो, हम क्वेश्चन भेजेंगे। जिसको नहीं करना है नहीं, कोई बात नहीं। अरे वही तो हम भी, पता है, जहाँ स्कूल में पढ़ाते थे वहां बच्चों से लिया, और किसी किसी ने कीपैड वाला नंबर दे दिया, हम परेशान, उसको ऐड करने में वो ऐड ही नहीं होता। व्हाट्सएप वाला नंबर दो ना। क्वेश्चन नोट करो। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ a living organism to emit light the property of a living organism, लिखा? बात नहीं करेगा कोई? ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, टू इमिट लाइट इज फाउंड इन ऑप्शन लिखो। नंबर 1 सिलेंट्रेटा, नंबर बी टीनोफोरा, नंबर सी पोरीफेरा, और नंबर डी प्लेटीहेल्मिन्थेस। दूसरा है टीनोफोरा, तीसरा है पोरीफेरा, और चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थेस। बताओ। वही है इसका आंसर, टीनोफोरा। गुड। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा था?
ऐसा स्ट्रक्चर बॉल लाइक देखा था ना। ये लाइट को इमिट करता है। मीन्स अगर रात रात में हम नदी वदी के वो समुद्र के किनारे जाएंगे, मरीन होता है, सिलेंट्रेट क्या होते हैं, मरीन्स होते हैं, तो ये लाइट इमिट करते हैं, लाइट निकालते हैं, जैसे जुगनू लाइट निकालता है ना, वैसे ये भी। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन नोट करो। हाँ सही था। कॉम्ब प्लेट्स, क्वेश्चन नोट करो। कॉम्ब प्लेट्स आर ए फीचर ऑफ, कॉम्ब प्लेट्स आर ए फीचर ऑफ, ऑप्शन लिखो, सिलेंट्रेटा, नंबर बी टीनोफोरा, आधा आधा नाम लिखा करो समझने के लिए बस, आर्थ्रोपोडा, नंबर डी प्लेटीहेल्मिन्थ। क्या होगा? चौथा प्लेटीहेल्मिन्थ। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड, थर्ड होगा। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? अब ये मत भाई, टीनोफोरा। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अभी जस्ट मैंने बताया, अभी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अभी जस्ट बताया, अभी टीनोफोरा होगा। कॉम्ब लाइक स्टेज टीनोफोरा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखो, फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट इज, फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट इज, आंसर लिखो, एनकरेज, एनकरेज पकड़ना मतलब एनकरेज करना, ऑप्शन है एनकरेज, नंबर बी डिफेंस, डिफेंस, नंबर सी कैप्चर ऑफ द प्रे, प्रे, नंबर फोर ऑल द एबव। आंसर क्या होगा बताओ? ऑल ऑफ द, सभी काम करता था, प्रोटेक्शन भी करता था, प्रे को पकड़ने का काम भी करता था। उसके बाद फाइंड द करेक्ट मैच, मैच करना है, फाइंड द करेक्ट मैच। ऑप्शन नंबर वन एस्कैरिस, एस्कैरिस डैश लगा के लिखो, फाइलेरिया वॉर्म, फाइलेरिया वॉर्म, ऐसे एस्कैरिस लिख लो, उसके बाद बीच में डैश लगा के फाइलेरिया वॉर्म, मतलब मैच करना कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा है टीनिया, टीनिया डैश करके लिखो, टेप वॉर्म, टीनिया टेप वॉर्म। और तीसरा है वाउचेरिया, फ्लैट वॉर्म, और लास्ट है ऑल द एबव। कौन सा होगा? ध्यान से पहले पढ़ो और फिर समझो। बताओ मयंक, छुपो ना नीचे, कौन सा होगा बताओ? कॉपी नहीं लेके आए?
बताओ कौन सा होगा भाई? कौन सा होगा? सेकंड? कहां से देखा? सेकंड होगा ना। टीनिया। टीनिया कभी देखा होगा? टीनिया कैसा होता है? ऐसा इसका स्कॉलेक्स होता है, फिर ऐसे टेप लाइक, पतला पतला टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? टेप वर्म कहते हैं। अब समझ में आया क्यों कहते हैं इसको टेप वर्म? क्या एग्जाम्पल में लिखा होगा टीनिया सोल? अरे मैंने डायग्राम देखो, टोटली डायग्राम एग्जाम। अच्छा, इसीलिए नहीं जाने। लेकिन तो जरूरी थोड़ी जितना पढ़ा जाए तो उतना पढ़ो, इतना ही पढ़ोगे तो होगा काम तुम्हारा। देखो बुक्स वगैरह में डीपली पूरा लिखा रहता है, लिखा रहता ना, तो कुछ तो पढ़ो खुद से। जो भी पॉइंट यहाँ लिखा कुछ खुद से ऐड करो उसमें पॉइंट, घर जाके कुछ पॉइंट इसमें ऐड किया करो, तो बस समझाने वाली चीजें समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। ए फीचर एब्सेंट इन एनीलिडा। कौन सा फीचर एब्सेंट है? अभी फीचर्स बता रहे हैं कौन। ए फीचर एब्सेंट इन एनीलिडा इज ऑप्शन लिखो। फर्स्ट ऑप्शन लिखो नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का काम क्या था एनीलिडा के अंदर? एनीलिडा में कौन आता है ये तो पता है? कौन कौन आता है? एग्जाम्पल में हमने क्या क्या लिखाया था? अब पलटो नहीं, कॉपी मत पलटो, ऐसे बताओ तुमको समझ में क्या आया। एनीलिडा के अंदर एग्जाम्पल में क्या दिया था? मयंक कुछ लिख नहीं रहे हो? बताओ। एनीलिडा, अरे भगवान उसके नाम से देखो, हमने नाम को स्प्लिट करके भी बताया था एनीलिडा का क्या नाम होगा। रिंगवर्म। एनीलिडा के नाम से केचुआ ना दिमाग में आता है ना, अर्थवर्म आता है ना केचुआ, और क्या आता है? नेरिस, जिस खनखजूर की तरह दिखता है, लेकिन वो खनखजूर नहीं होता। खनखजूर किसमें आएगा? आर्थ्रोपोडा के अंदर आएगा, सेंटीपीड। अगर उसको ध्यान से देखा जाए उसकी बॉडी का कलर भी डिफरेंट रहेगा, और उसके पैरापोडिया जो पैर होते हैं नेरिस की दूसरी तरह होते हैं, और खनखजूर की दूसरी तरह। जो भी आएगा है? नेफ्रीडिया हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा लेटरल स्विमिंग अपेंडेजेस, ये पाए जाते थे उसमें। लेटरल स्विमिंग अपेंडेजेस इन एक्वाटिक फॉर्म लाइक नेरिस, बिल्कुल सही, नेरिस में पाए जाते थे स्विमिंग के लिए। उसके बाद नंबर सी लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। नंबर सी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्पिंग इन लोकोमोशन। ये सब कुछ वही रिपीट हो रहा है, लेकिन वही भूल गए ना तुम लोग। ये देखो सब कुछ भूल गए। और नंबर डी स्यूडोसिलोम। तो क्या एनीलिडा के अंदर स्यूडोसिलोम देखने को मिला था? ये बताओ पहले। किसी एक ही के अंदर देखने की मिला था, एक ही फाइलम था जिसके अंदर स्यूडोसिलोम देखने को मिला था। वो कौन सा फाइलम था? कौन सा फाइलम था? कितना बताएंगे इसको, याद कर लो स्टार पॉइंट, लेकिन बस बतियाने में, समोसा खाने में, इसी में टाइम वेस्ट होता है। सिलेंट्रेटा नहीं होगा। एस्के हेलमेंथ।
किसके अंदर देखने को मिला था? इसके हेलमिंथिस। तो सीडो, और इसमें देखो सीडो सिलोम उसी में देखने को मिला था, मतलब फॉल्स सिलोम। सिलोम जैसा दिखा था लेकिन फॉल्स था, वो सिलोम नहीं था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। इसमें पूछ रहा जो एब्सेंट हो, तो यानी कि सीडो सिलोम एनिलिडा में नहीं पाया जाता। अरे हेलमेट हाथ से भीग जाएगा। उस दिन भी पूरा गीला हो गया था। नहीं, हेलमेट पूरा गीला हो गया था। कहाँ रखे हैं? उसके अंदर मेरा लैपटॉप वो सब रखा था। लैपटॉप में भीग जाए, इसके अंदर पानी चला जाए। खुली है ना, क्लोज नहीं है, मतलब बंद नहीं है, पूरा लॉक नहीं है। हो गया। आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। दो दो पेज फाड़ लो, क्वेश्चन लिख लो। ऐसे थ्योरी, मतलब एक एक पेज थ्योरी लिख डालो, क्योंकि ऐसे तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं बिल्कुल, है ना? उसके बाद आराम से पढ़ाई करोगे, मतलब पास हो जाएगा, समय निकल जाएगा, तब पढ़ाई करो। ये नहीं है, नीट आपको 12th के साथ ही पास करना है। तो फिर ये टारगेट बनाओ, जब अभी से तुम लोग कोचिंग कर रहे हो तो 12th के साथ ही आपको नीट पास आउट करना है ना? तो फिर बताओ आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों कहा गया? पंजे और नहीं, कंपाउंड आई तो पाई जाती है, लेकिन इसको आर्थ्रोपोडा क्यों कहा गया? लार्जेस्ट फाइलम है। और देख के बताओ इसके अंदर कौन आते हैं? इंसेक्ट। इसके अंदर हमने किसी को स्टडी किया है ना, जो इसके अंदर आता है उसको हमने डीपली स्टडी किया है। कौन सा एग्जाम्पल था? कॉकरोच। इसी के अंदर आता है, देखा था। कॉकरोच की बॉडी कैसी होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, बताओ। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। उसके एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं? सेगमेंटेशन पाया जाता ना इसके अंदर, तो कितने सेगमेंट? 6 से 10। स्टार्टिंग में बताओ, उसका नाम बताओ। नेम्फ के अंदर 11th है। और इसके थोरैक्स में 3 दोनों में, है ना? और उसके बाद हेड में देखो 6 रहते, किसमें? निम्फ में 6 रहते हैं। उसके बाद वो ज्वाइंट होकर कितने बनाता है? 1 हेड। कॉकरोच के पास एक ही हेड तो होता है। किसने देखा 3 वाला? और क्या पढ़े थे कॉकरोच के अंदर? कुछ भी नहीं, मतलब घर पे कुछ नहीं पढ़े। क्या थे? लैब्रम और लेबियम। और क्या पढ़े थे?
इनका एक्सक्रीशन किससे होता है, ये चीज बताओ। कॉकरोच में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, नाम याद रखना था, वो आर्थ्रोपोडा के अंदर भी पड़े हो। नहीं, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता था, मतलब किस सिस्टम के थ्रू। हाँ हाँ बोलो, नाम तो सही से लो उसका। मेलपिगियन टिब्यूल किसके थ्रू, हाँ 13 चैम्बर्ड हार्ट। पूरी क्लास को रख सकता है ना। काश तुम लोगों का इतना बड़ा होता तो पूरी दुनिया आ जाती ना। समझ में आया, ओके आप कर दो। किसी दिन रिटर्न टेस्ट होगा तुम लोगों का।